यूपी बोर्ड में जो पृष्ठ रसायन है केमिस्ट्री का क्लास 12 का जो चैप्टर है उससे बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिशोषण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। तो अधिशोषण का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि धूल का कण है और कोई बाइक खड़ा हो, आप 2 दिन छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे उसके ऊपर धूल के कण जम जाते हैं। या कोई कार खड़ा है, अगर 2 दिन उसको खुले में छोड़ दीजिए तो उसके ऊपर धीरे धीरे धूल के कण जम जाते हैं। तो ये जो धूल के कण होते हैं उसी को अधिशोष्य बोलेंगे, और ये जो कार या बाइक है उसको अधिशोषण बोलेंगे। यानी धूल का कार या बाइक के ऊपर जमना ही साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण। तो इसको परिभाषा देना है तो कैसे लिख सकते हैं कि जब कोई अधिशोष्य किसी अधिशोषक के सतह पर चिपक जाता है तो इसी चिपकने की घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी गैस या द्रव के अणु किसी ठोस के बाहरी सतह पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इसी चिपकने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। यानी यह एक ऐसा घटना है या एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी गैस के अणु या किसी द्रव के अणु ठोस के बाहरी सतह पर चिपकते हैं, उसके अंदर नहीं चिपकते हैं। इसी चिपकने की घटना को या अधिशोषित होने की घटना को हम अधिशोषण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार है, कार के सतह पर धूल चिपक जा रहा है तो धूल क्या होगा, अधिशोष्य होगा, और जो कार या बाइक होगा वो अधिशोषक होगा। यानी अधिशोषक के सतह पर अधिशोष्य का चिपकना या अधिशोषित होना ही अधिशोषण कहलाता है। अब डायग्राम बना दीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई ठोस सतह है, इसके ऊपर धूल के कण चिपक गए हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चिपकते जाएंगे तो इस सतह पर जो कणों का सांद्रता है वो बढ़ता जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, अधिशोषण बोलेंगे। अब अगर सटीक लिखना होगा तो जब किसी अधिशोषक के सतह पर कोई अधिशोष चिपक जाता है या अधिशोषित हो जाता है तो इसी घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। उसके बाद से पूछा जाता है कि अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या होता है, जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच भौतिक बांड बने, इसी भौतिक बांड को वंडरवाल बांड कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण। यानी जब अधिशोषक और अधिशोष के मध्य वांडरवाल बांड या बंध बनता है और उसके द्वारा एक दूसरे से चिपकते हैं या अधिशोषित होते हैं तो उस अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण बोलते हैं। अब होता है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, जब अधिशोष और अधिशोषक एक दूसरे के बीच अधिशोषित होते हैं, कौन से बांड के द्वारा, रासायनिक बांड। उसी रासायनिक बांड का नाम है सहसंयोजक बांड। तो उसको कौन सा अधिशोषण बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण। यानी जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच रासायनिक बांड द्वारा अधिशोषित होते हैं, यानी जब अधिशोषक और अधिशोष से एक दूसरे के बीच रासायनिक बांड के द्वारा अधिशोषित होते हैं तो इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण। उसके बाद से इनके बीच अंतर पूछा जाता है कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं और इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक साइड लिखना है भौतिक अधिशोषण, दूसरे साइड लिखना है रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में पहला इनकी परिभाषा लिखना है कि इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक एक दूसरे से भौतिक बांड या वांडरवाल द्वारा जुड़े रहते हैं। और रासायनिक अधिशोषण, इसमें अधिशोषण और अधिशोष एक दूसरे से रासायनिक बांड या बंध या सहसंयोजक बांड के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है बार बार उसको दोहराया जा सके। जैसे मान लीजिए धूल के कण हैं, आप उसको साफ कर देंगे फिर से उसके ऊपर जम जाएंगे। यानी भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय है और रासायनिक अधिशोषण यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। जो भौतिक अधिशोषण होता है वह कम ताप पर हो जाता है और रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिक ताप की ज़रूरत होती है। तीसरा ये है, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं। विशिष्ट का मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी बाइक खड़ा कर दीजिए तो वहाँ धूल के कण जम जाते हैं, और यह प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। जैसे
रासायनिक बॉन्ड कैसे बनेंगे, जैसे लोहे पर जंग लगना, यह क्या है, रासायनिक बॉन्ड है। हर जगह लोहे पे जंग नहीं लग सकता, इसीलिए इसको विशिष्ट बोलेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर यही लिखना है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, एक तरफ भौतिक लिखेंगे और एक तरफ रासायनिक। भौतिक में पहला लिखेंगे, इसमें अधिशोषक और अधिशोष भौतिक बंध या बंध वाला जुड़े रहते हैं। रासायनिक में लिखेंगे, इसमें अधिशोषण और अधिशोष एक दूसरे से रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरा भौतिक में लिखेंगे, यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है, और रासायनिक में लिखेंगे यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। भौतिक में लिखेंगे यह कम ताप पर होता है, और रासायनिक में यह अधिक ताप पर होता है। चौथा लिखेंगे, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, यह प्रकृति में विशिष्ट होता है। उसके बाद से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत क्या है, बताइए। ये जो उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत है, यह गैस और ठोस के लिए दिया गया था। सपोज कीजिए कोई ए है और ये बी है, दोनों क्या है, अभिकारक हैं, और ये उत्पाद है। तो इनका जो ये सी और डी क्या है, उत्पाद है। ए और बी क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्प्रेरक। सी और डी क्या है, उत्पाद। यानी जब ये जो अभिकारक के अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उत्प्रेरक उनको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, यानी चिपका लेता है, जिसकी वजह से उत्प्रेरक के सतह पर अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, और सांद्रता बढ़ने की वजह से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये जो उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत है वो गैस और ठोस के लिए दिया गया था। यानी गैस और ठोस में जब अभिक्रिया होगी उसके लिए उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत दिया गया था। तो यही लिखना है आपको कि अभिकारक के अणु दूर दूर होते हैं और उत्प्रेरक उनको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे उत्प्रेरक के सतह पर अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसी अभिक्रिया को उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे अमोनिया के निर्माण में यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और नाइट्रोजन, यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों गैस हैं, और उत्प्रेरक क्या रहेगा, Fe+MO, वो ठोस है, और जो उत्पाद बनता है अमोनिया वो भी क्या है, गैस है। यानी उत्प्रेरण का जो अधिशोषण सिद्धांत है वो गैस और ठोस के मध्य जो अधिशोषण होता है उसी की व्याख्या करता है। यानी अभिकारक के अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उत्प्रेरक का जब इस्तेमाल करते हैं तो उत्प्रेरक के सतह पर जो गैस के अणु होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं, यानी अधिशोषित हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक के सतह पर अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने की वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि अपोहन से आप क्या समझते हैं, बताइए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपोहन क्या है, बताइए। क्या करते हैं कि जैसे ये कोई बर्तन है, उस बर्तन में शुद्ध पानी भर लिया जाता है, और ये जो है ये चमड़े का बैग है, इसमें हम अशुद्ध साल या कोलाइडी विलयन को भर देंगे और लटका देते हैं। तो धीरे धीरे ये जो अशुद्ध साल है उसके अणु पानी में विसरण विधि के द्वारा धीरे धीरे आने लगते हैं, और इधर से शुद्ध पानी रहता है, और ये जो कोलाइडी साल हैं, अशुद्ध साल, उसके जो अणु होते हैं वो विसरण विधि के माध्यम से पानी में मिल जाते हैं, और इधर पानी को खोल देते हैं। तो ये धीरे धीरे जो कोलाइडी साल है वो शुद्ध हो जाते हैं। तो अपोहन जब भी एग्जाम में आए तो यही लिखना है कि एक चर्म पात्र में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को लटका देते हैं एक शुद्ध पानी के बर्तन में। उसके बाद से पूछा जाता है कि ब्राउनी गति क्या है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होते हैं। ये जो कोलाइडी कण होते हैं ये एक फिक्स पैटर्न पर गति नहीं करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इसी गति को जिगजैग मोशन भी कहा जाता है। यानी जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इनकी टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। यानी कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन में गति नहीं करते हैं, कभी इधर हैं, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। यानी ये जिगजैग मोशन में गति करते हैं, अनिश्चित गति करते हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। उसके बाद से पूछा जाएगा टिंडल प्रभाव क्या है। एक टिंडल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कोलाइडी विलयन लिया और उस कोलाइडी विलयन से लाइट को पास किया। तो जैसे उन्होंने लाइट को पास किया, कोलाइडी विलयन के द्वारा
ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, जिसके फलस्वरूप इसमें दो शंकु के आकार की संरचना दिखी। उस शंकु के आकार के संरचना को उन्होंने टिंडल शंकु बोला और इस प्रभाव को उन्होंने टिंडल प्रभाव बोला। जब एग्जाम में आ जाए टिंडल प्रभाव क्या है, तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। ये कोलाइडी विलयन है और ये लाइट पास हो रही है और ये जो दिख रहे हैं शंकु, इन्हीं को कोलाइडी शंकु कहेंगे। एग्जाम में लिखना कैसे है कि जब कोलाइडी विलयन से किसी लाइट को गुजारते हैं तो कोलाइडी विलयन के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इस दो शंकु के आकार की संरचना दिखती है। इस शंकु के आकार की संरचना को टिंडल शंकु कहते हैं और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। एग्जाम में कैसे दिया जाएगा, 3 नंबर में देते हैं, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एक दे देंगे ब्राउनीगत, दूसरा दे देंगे टिंडल प्रभाव। तो ब्राउनीगत क्या होता है, कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गत करते हैं, इस टेढ़ी मेढ़ी गत को ही ब्राउनीगत कहते हैं।